हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर ए पढ़ाएंगे। हमारे यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है प्लीज़ पहले वो जाकर ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज अच्छी एक्सप्लेनेशन से वीडियो मिल जाएगी। आज हम पढ़ाएंगे यूनिट 3। तो आपको जैसे कि पता है कि आपके यूनिट 3 का क्या नाम है, समकालीन वैश्विक मुद्दे। ये आपका यूनिट 3 का नाम है। इसमें चैप्टर नंबर ए जो आता है आपका वो है कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। जो वैश्विक के पर्यावरण मुद्दे हैं कौन कौन से, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता और संसाधन में कमी। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो आइए हम इसका परिचय देख लेते हैं। पहले, जिस संसार में हम रहते हैं उसमें खुशियाँ मनाने तथा उसकी प्रशंसा करने के कई कारण हैं। इसमें हम पर्यावरण को भी शामिल करते हैं। यद्यपि हम उसी पर्यावरण को जो हमको संभाले हुए हैं अपने कार्यों के द्वारा परिवर्तन में लगे हैं। हम सबके लिए एक अस्वाभाविक वातावरण में रहना बहुत कठिन होगा। इस पाठ से हमको इतना ज्ञान मिलता है कि विभिन्न वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और समस्याओं किन योजनाओं द्वारा निपटाया जा सकता है। कि हम ये पाठ पढ़ने के बाद ये जानेंगे कि जो हमारे वैश्विक मुद्दे हैं, जो उनकी समस्या है, उनको कैसा निपटाया, नहीं कि कैसे उनका समापन कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक, वैश्विक पर्यावरणवाद। तो पर्यावरणवाद या परिस्थितिवाद, एनवायरमेंटलिज्म या फिर एनवायरमेंटल राइट, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य के सुधार में संबंधित विस्तृत दर्शन, विचारधारा तथा सामाजिक आंदोलन है। पर्यावरणवाद प्राकृतिक पर्यावरण के कानून द्वारा रक्षा, सुधार तथा पुनर्स्थापन का पक्ष लेता है। कि जो प्रकृति का कानून है उसकी सुरक्षा है, उसका क्या लेता है, पुनर्स्थापन तथा पक्ष लेता है। पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में रह रहे बिजनोई पद के लोगों का अहम योगदान रहा। जोधपुर के खेजड़ी गांव में 12 सितंबर 1730 को 363 बिजनोई समाज के लोगों ने अपनी जान देकर पेड़ों की रक्षा की थी। आपने पहले भी देखा होगा, अपनी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा 11th में 12th में, कि एक आंदोलन चला था, पेड़ बचाओ आंदोलन। जो लोग पेड़ को काट रहे थे तो दूसरे लोगों ने आके पेड़ों को ऐसे पकड़ लिया था। ये बलिदान अमृता देवी बिजनोई के नेतृत्व में हुआ। इसमें 84 गाँव के बिजनोई समाज के लोग शामिल हुए। बिशोई पत्र के लोग विश्व अवतार जोम्भोजी की शिक्षे हैं। पर्यावरण केंद्रित और मानव केंद्रित दृष्टिकोण, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। पर्यावरण नैतिकता पर बहस के दो प्रमुख पक्ष हैं। अलाव की तरफ से हमारे पास वह लोग जो दावा करते हैं कि प्रकृति के लिए मनुष्य का प्रकृति के प्रति नैतिक कर्तव्य है। ये पर्यावरण नैतिकता का जीवन केंद्रित पक्ष है। मूल विचार यह है कि सभी जीवन स्वाभाविक रूप से योग्य है और ये केवल एक साथ है कि हम जीवित चीज़ों का एक पूर्ण, स्वस्थ और कार्यशील समुदाय बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इसमें हमें लाभ होगा। प्रकृति के प्रति हमारा केवल एक नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हम प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने के लिए सभी जीवित चीज़ों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए नैतिक रूप से बांधे हैं। पर्यावरणीय नैतिकता के लिए जीवन केंद्रित दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण विचारों के साथ आता है। पहला है कि अंतर्निहित मूल्य का विचार है, जो कहता है कि बस पर्याप्त है कि सभी चीज़ों का आंतरिक मूल्य है कि हम और उस मूल्य का सम्मान करने के लिए नैतिक रूप से बांधते हैं। ये जीवन केंद्रित नैतिकता में मुख्य विश्वासों में से एक है। प्रकृति के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य उसके अंतर्निहित मूल्य पर आधारित है, ना कि प्रजाति के रूप में हमें विशिष्ट लाभ में। कि जो मतलब उसका मूल्य है वो किस पे आधारित है, उसके नैतिक जीवन पर आधारित है। हालांकि हम न केवल जीवित चीज़ों के मूल्य का सम्मान करने के लिए बांधे हैं, बल्कि हम नैतिक रूप से उन तरीकों का कार्य करने के लिए भी बांधे हैं जो जीवित चीज़ों और उनके अंतर्निहित मूल्यों का प्रदर्शन करने की अनुमति देते हैं। मूल्य रूप से इसे वह करने दें कि जिसलिए ये बनाया गया है। मकड़ी को जाला बनाने के दो और मच्छरों को खाने दो, पक्षियों को उड़ने दो, समुद्री स्पंजों को रहने दो, जो कुछ वह करते हैं उन्हें करने दो। आपको इसे समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसका सम्मान करने की ज़रूरत है। जीवन केंद्रित पर्यावरण नैतिकता ये स्वीकार करती है कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, जो समान विकासवादी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है और कार्बन और प्रोटीन के समान मूल अनुक्रमों से बना है, जैसा कि बाकी सब कुछ है। ये सब एक बड़ी व्यवस्था है और हम केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अब आता है हमारा मानव केंद्रित पर्यावरणीय नैतिकता। खैर ये बहस एक पहलू है। इसके द्वारा पक्ष ये है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध इसके मानवीय आवश्यकताओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये पर्यावरणीय नैतिकता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण है।
इस तरह का पैमाना इस विश्वास से है कि मनुष्य के पास प्रकृति की तुलना में अधिक आंतरिक मूल्य है। ये विश्वास के लिए केवल मनुष्य के आंतरिक मूल्य है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जलवायु परिवर्तन के वाद विवाद के प्रमुख मुद्दे। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दर्शकों सदियों से अधिक समय होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। ये मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीनहाउस गैसों के कारण होता है। वैश्विक साझी संपदा, अब इसमें आता है ग्रीन हाउस गैसों के कारण किसके कारण होता है, जो हमारे पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती है ग्रीन हाउस गैसों के कारण। अब आता है हमारा वैश्विक साझी संपदा। वैश्विक साझी विरासत का अर्थ उन संसाधनों को जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार और साझी संपदा कहते हैं, कि जैसे वो पूरे समाज का अधिकार होता है, किसी एक पर्सन का नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, साझी संपदा कहते हैं। ये साझा चूल्हा भी हो सकता है, साझा चारगाह भी हो सकता है, साझा मैदान भी हो सकता है, कुआं, नदी, सब कुछ हो सकता है। इस तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संपूर्ण क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विकास। हाल के वर्षों में महामारी के सदी के परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं और वैश्विक आर्थिक सुधार अनुशूलभित हो गया है। संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 21 सितंबर 2021 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में विकास के मुद्दे को मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में वापस लाने के लिए वैश्विक विकास पहल का प्रस्ताव रखा और समान विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि लोगों की खुशी को साकार करने की खोज है। महामारी के गंभीर प्रभाव के सामने हमें संयुक्त रूप से वैश्विक विकास को संतुलन, समन्वय और समावेशिता के नए चरण में बढ़ावा देना चाहिए। वैश्विक विकास पहल का मूल विकास और जनता की प्राथमिकता समावेशी नवाचार, मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य सह अस्तित्व का पालन करना है। वह मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, महामारी और मुकाबला और टीके विकास, वित्त पोषण, जलवायु परिवर्तन और हरित विकास, औद्योगिकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतर संवाद और आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास एजेंडा की कार्यवाही को तेज करता है और वैश्विक विकास के लिए साझे भाग्य समुदाय का निर्माण करता है। कि अभी जो ये है कि अभी क्या आंदोलन चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंडा कि 2030 तक पूरे इतना विकास हो जाएगा कि लोग भी कार्य करने में सक्षम रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जलवायु न्याय और समता। जलवायु न्याय ये मानता है कि हमारे सभी संघर्ष उसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर ले जाते हैं, चाहे हम काम करने में बेहतर वेतन के लिए लड़ रहे हो या फिर साफ पानी के लिए या पुलिस की हिंसा के खिलाफ या नई खदान खोलने के हमारे शरीर के नियंत्रण के लिए, जंगलों के विनाश को रोकने के लिए हम कर रहे हैं। यानी कुछ भी कर रहे हो पर वो क्या ले जाता है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर ले जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शक्ति संबंध। शक्ति संबंध उन संबंधों को संदर्भ करते हैं जिसमें एक व्यक्ति के पास दूसरे पर सामाजिक रचनात्मक शक्ति होती है और दूसरे व्यक्ति को वह करने में सक्षम होता है जो वे आज्ञाकारिता को मजबूर करके या फिर कुछ काम बाध्यकारी और अधिक सूक्ष्म तरीके से करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिंग जेंडर। जलवायु परिवर्तन और लिंग पुरुषों और महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभावों की व्याख्या करने का एक तरीका है। लिंग भूमिकाओं और संदर्भों के सामाजिक निर्माण के आधार पर जलवायु परिवर्तन लैंगिक असमानता को बढ़ाता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की महिलाओं की क्षमता को कम करता है और महिलाओं के समाज और राजनीतिक अधिकारों पर समग्र रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है। विशेष रूप से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में कई मामलों में लैंगिक असमानता का अर्थ है कि महिलाएं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील है। ये लिंग भूमिकाओं के कारण है, विशेष रूप से विकासशील दुनिया में, जिसका अर्थ है कि महिलाएं अक्सर निर्वाह और आय के लिए प्रकृति वातावरण पर निर्भर होती हैं। किस पर निर्भर होती हैं? प्रकृति वातावरण पर। भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय संसाधनों तक महिलाओं की पहले से ही सीमित पहुंच को और सीमित करके जलवायु परिवर्तन अक्सर पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक बोझ डालता है। किस पे जो जलवायु परिवर्तन होता है वो किस पे बोझ डालता है? महिलाओं पर, क्योंकि पुरुष तो उतना कार्य नहीं करते पर महिलाएं घर का बहुत सारा कार्य करती हैं।
पर जो जलवायु परिवर्तन आता है वो अधिक बोझ महिलाओं पर डाल देता है और मौजूदा लैंगिक असमानता को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोचना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोचना। राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावरण अध्ययन सूचना प्रणाली यानी कि NICES जलवायु अध्ययन प्रभाव आकलन के लिए राष्ट्रीय स्तर जलवायु डेटाबेस निर्माण को मूर्त रूप से प्रदान करने की परिकल्पना करता है। एसरो, अभिकेंद्रों, अन्य मंत्रालय, विभागों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं की भागीदारी के साथ NICI एक बहु संस्थागत प्रयास है। भुवन मंच के तहत विकसित एक NICS पोर्टल के माध्यम से भूमि, स्मृत, वायुमंडल और हिमाकमंडल के संबंधित भूभौतिक उत्पादों का प्रसार किया जाता है। वर्तमान में अंतरिक्ष में 51 ईस्वी में से 8 प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। 13 विभुक्ति मानदंडों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक इनपुट। NICI एक पोर्टल यानी कि एल्बेडो क्लाउड प्रॉपर्टीज, फास्टर फायर रिजिम, लैंड कवर, ओशन कलर, ओजोन, मिट्टी की कमी, समुद्र के स्तर को बढ़ावा, समुद्र सतहधाराएं, हिम अवधारण, नदी डिस्चार्ज, अफवाह, कुल श्रेणियों और PCO2 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा नीचे दिए गए लिंक का तो आपको इस सूचना का मतलब समझ आ गया होगा। सॉरी गाइस, ये जो लाइन है मिस प्रिंट है तो आप इसको मत पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते या कभी कभी पर्यावरण प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारी संधि का एक प्रकार है जिसमें उन्हें पर्यावरणीय लक्ष्य तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। दूसरे शब्दों में ये प्राकृतिक संसाधनों पर मानव प्रभावों को रोकने या प्रतिबंध करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर सरकारी दस्तावेज है। दो राष्ट्रों के बीच एक समझौते को द्विपक्षीय पर्यावरण समझौते के रूप से भी जाना जाता है कि जो ये दो राष्ट्रीय का समझौता है इसे किस नाम से जाना जाता है? दो पक्षीय पर्यावरण समझौते के नाम से भी जाना जाता है। यदि समझौता 3 या अधिक राष्ट्रों के बीच किया जाए तो इसे बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते यानी कि MEA कहा जाता है। इस तरह के समझौते मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्मित वायुमंडलीय नीतियों, मीठे पानी की नीतियों, खतरनाक अपशिष्ट और पदार्थ नीतियों, समुद्री पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण नीतियों, ध्वनि प्रदूषण और परमाणु सुरक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे इसी का फर्स्ट पॉइंट आता है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है वो देखिए। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को शीर्ष करने वाले पदार्थों के बारे में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को शीर्ष करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये किसको रोकने के लिए बनाई गई है? ओजोन परत को कवर करने के लिए बनाई गई है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 17 सितंबर 1987 को खोला गया था और ये 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुई, जिसके बाद इसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलसिंकी में हुई। तब से इसमें 8 संशोधन हुए। 1990 में लंदन, 1991 नैरोबी में हुआ, 1992 कोपेनहेगन में हुआ, 1993 बैंकॉक में, 1995 हुआ था वियना, 1997 मॉन्ट्रियल किसमें हुआ था? 1997 में हुआ था और 1999 हुआ था बीजिंग में। 8वां संशोधन किंगाली समझौता हुआ था 2019 में। ऐसा माना जाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूरी तरह से पालन हो तो 2050 तक ओजोन परत ठीक होने की उम्मीद है। जो हमारी ओजोन परत है भारत मतलब पूरी वर्ल्ड की ओजोन परत जो है, आपने ओजोन परत के बारे में पढ़ा भी होगा, वो कब तक ठीक होने की उम्मीद है? 2050 तक। व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त करने तथा लागू होने के कारण इसे असाधारण अंतर्राष्ट्रीय संयोग के एक उदाहरण के रूप में कोफी अन्नान द्वारा ये कहते हैं कि उद्धृत किया जाता है कि आज तक हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते में से मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल शायद अकेला सबसे सफल समझौता है। इसे 196 राज्यों द्वारा मान्यता दी गई। कितने राज्यों ने मान्यता दी है इसमें? 196 राज्यों ने। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन यानी कि UNCCD की स्थापना 1994 में की गई। ये पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा जैव विविधता पर कन्वेंशन। जैव विविधता पर हुआ कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, कौन सी संधि? अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। अनुवांशन संसाधनों में से होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत सहभाजन सम्मेलन के लक्ष्यों में से एक है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन यानी कि UNFCCC ने वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थित करके जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप का सामना करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि की स्थापना की। 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एक विकास सम्मेलन यानी कि UNCD में औपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस पर 154 राज्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बॉन में इसके सचिवालय मुख्यालय की स्थापना की और 21 मार्च 1994 को प्रभावी रूप से लागू हुआ था। अब आता है हमारा बर्लिन जनादेश। बर्लिन जनादेश क्या है वो देखिए। बर्लिन जनादेश जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच अप्रैल 1995 में किया गया एक समझौता है। यानी कि जो इसमें ये जो हमारा कन्वेंशन होता है उससे पहले जो हस्ताक्षर किया का समझौता हुआ था वो है ये। जनादेश ने स्वीकार किया कि मौजूदा सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अपने प्रयासों में पर्याप्त नहीं है और बाध्यकारी लक्ष्यों पर सहमत होने के लिए बातचीत की अवधि शुरू की है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। ये इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। ये वैज्ञानिकों की राय पर आधारित है, जिसमें पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि मानव निर्मित COE यानी कि CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। कहाँ पे अपनाया गया था? जापान में। और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में है। दिसंबर 2011 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया। अब आता है हमारा कोपनहेगन समझौता। कोपनहेगन समझौता एक दस्तावेज है। ये क्या एक दस्तावेज है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन यानी कि COP15 के 15वें सत्र में प्रतिनिधियों ने 18 दिसंबर 2009 को अंतिम पूर्ण सत्र में ध्यान देने पर सहमति व्यक्त की। समझौता एक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरी ओर बेसिक देशों यानी कि चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के रूप में संयुक्त स्थिति में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और सहमत होने के लिए देशों को प्रतिबद्ध नहीं करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाध्यकारी उत्तराधिकारी के लिए जिसके द्वारा 2012 में समाप्त हुआ। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पेरिस समझौता। जितने भी समझौते इसमें बताए गए हैं आप देख लीजिए। पेरिस समझौता यानी कि या पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन पर बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे ड्राफ्ट के रूप में 2015 में तैयार किया गया था, जिसमें मुख्य मुद्दा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शमन अनुकूलन और इस कार्य में लगने वाले वित्तीय खर्च शामिल था। इस पर पेरिस में हुए 21वें सम्मेलन में 196 पार्टियों ने 12 दिसंबर 2015 आम सहमति में अपनाया था। 195 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 148 ने इसकी पुष्टि की थी। मतलब पुष्टि की थी यानी कि अपनी बात में सक्षम किया था इसको। अब आता है हमारा जलवायु परिवर्तन के समझौते। नंबर 1 आता है इसमें निम्नलिखित समझौते हैं। कैसे देखिए नंबर 1 कौन सा समझौता है? इसमें न्यूनीकरण में कमी करने के प्रति प्रतिबद्धता। अब आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति यानी कि ISDR को 1999 के DNDR प्रोग्राम फोरम के द्वारा अपनाया गया था, जो जुलाई 1999 में
जिनेवा में आयोजित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECO, SOC और महासभा द्वारा इसमें आयोजित की दूसरी बैठक के दौरान इसकी पुष्टि की गई थी। सतत विकास CSD में 20 से अधिक वक्ताओं ने नवंबर 1999 में रणनीति और प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्थाओं में पक्ष में बात की और इसे आशिक की एक संरचना अपनाया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अनुकूलता। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। अनुकूलता का मतलब तो आपको पता ही है कि जितनी भी उसके अंदर शब्द है उसमें अनुकूल करना, अनुकूलता। जलवायु परिवर्तन अनुकूलता यानी कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान या अपेक्षित प्रभावों को समायोजित करने की प्रक्रिया है। मनुष्य के लिए अनुकूलन का उद्देश्य नुकसान को नियंत्रित करने, उसे बचाना और अवसरों का फायदा उठाना है। प्राकृतिक प्रणालियों के लिए मनुष्य समायोजन में सहायता के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। अनुकूलन क्रियाएं या तो वृद्धिशील हो सकती हैं, ऐसी क्रियाएं जहाँ केंद्रीय उद्देश्य एक प्रणाली के सार और अखंडता को बनाए रखना, या फिर हो सकती है प्रवर्तनकारी, या तो वृद्धिशील हो सकती है फिर प्रवर्तनकारी हो सकती हैं। प्रवर्तनकारी से कहते हैं देखिए क्रियाएं जो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को जवाब में एक प्रणाली के मूलभूत गुणों को बदलती हैं। अनुकूलन की आवश्यकता जगह जगह भिन्न होती है, जो मानव या पारिस्थितिक तंत्र के लिए जोखिम पर निर्भर करती है। अनुकूलन क्रियाएं को 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणी है इसमें? अवसर रचनात्मक और तकनीकी, संस्थागत, व्यवहारिक और सांस्कृतिक और प्राकृतिक आधारित विकल्प। ये कौन सी इसकी संरचना है, श्रेणियाँ बांटा गया है अनुकूलन की। तो गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा उत्सर्जन व्यापार। उत्सर्जन व्यापार प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बाजार पर आधारित दृष्टिकोण है। अवधारणा को कैंप एंड ट्रेड यानी कि CAT का उत्सर्जन व्यापार योजना ETS के रूप में जाना जाता है। CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन व्यापार को चीन, यूरोपीय और संघ और अन्य देशों में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पेश किया गया है। अन्य योजनाओं में सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक शामिल हैं। एक उत्सर्जन व्यापार योजना में एक केंद्रीय प्राधिकरण या फिर सरकारी निकाय परमिट की एक सीमित संख्या कैंप आवंटित या बेचता है, जो एक निर्धारित समय पर अवधि में एक विशिष्ट प्रदूषक या फिर एक विशिष्ट मात्रा के निर्णय की अनुमति देता है। प्रदूषकों को उनके उत्सर्जन के बराबर मात्रा में परमिट रखने की आवश्यकता होती है। जो प्रदूषक अपने उत्सर्जन में वृद्धि करना चाहते हैं उन्हें बेचने में इच्छुक अन्य लोगों में परमिट खरीदना चाहिए। उत्सर्जन व्यापार एक प्रकार का लचीला पर्यावरण विनिमय है। क्या है? एक लचीला पर्यावरण विनिमय जो संगठनों और बाजारों को ये तय करने की अनुमति देता है कि नीतिगत लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जा सके, कि जो नीतिगत लक्ष्य यानी कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जा सके। ये कमांड एंड कंट्रोल पर्यावरण नियमों जैसा जिनकी सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी यानी कि BAT मानकों और सरकारी सब्सिडी के विपरीत है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुपालन प्रणाली। एक अनुपालन प्रबंधी प्रणाली एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें लिखित दस्तावेज, कार्य, प्रक्रियाएं, नियंत्रण और उपकरण शामिल हैं, जो किसी संगठन को कानूनी आवश्यकताओं के पालन करने और कानून के उल्लंघन के कारण उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। कि जो उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है उसको क्या करता है, उसे कम करता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जाके जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था यूनिट 2 का कंप्लीट होता है। गाइस हमने आपको बहुत शॉर्ट नोट में समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।